इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्योली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गुजरात में अहमदाबाद के सानंद में कायंस सेमिकॉन प्लांट का हुआ शुभारंभ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी सौगात। असम के सोनीपतपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया चुनाव प्रचार। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर लगाया असम के साथ सौतेले व्यवहार करने का आरोप। केरल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भरी हुंकार। चुनाव में बीजेपी की जीत का किया दावा। हुबली में पानी की किल्लत को लेकर परेशान जनता। पेयजल आपूर्ति नहीं होने पर सड़कों पर उतरकर किया विरोध प्रदर्शन। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अहमदाबाद के सानंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कायंस सेमिकॉन प्लांट का उद्घाटन किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले महीने के अंतिम दिन में मैं सानंद में था और इस महीने के अंतिम दिन भी मैं सानंद में हूँ। ये मात्र संयोग नहीं है, ये प्राण है कि भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम किस गति से बढ़ रहा है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2026 में सेमीकंडक्टर के 4 प्लांट तैयार हो जाएंगे। 2027 में 2 और प्लांट तैयार होंगे। सबसे बड़ी बात, करीब 60,000 युवा इंजीनियर ने ट्रेनिंग ली है। पिछले महीने के अंतिम दिन भी मैं सानंद में था और इस महीने के अंतिम दिन भी मैं सानंद में हूं। 28 फरवरी को माइक्रोन के प्लांट में प्रोडक्शन की शुरुआत हुई और आज 31 मार्च को केन्स टेक्नोलॉजीज के सेमीकंडक्टर प्लांट के प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। ये मात्र संयोग नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम किस स्पीड से, किस गति से, किस स्पीड के साथ डेवलप हो रहा है। मैं केन्स टेक्नोलॉजी की पूरी लीडरशिप को बहुत बहुत बधाई देता हूं। रमेश, रघु, कांग्रेचुलेशंस। वर्ल्ड माननीय प्रधानमंत्री जी, पहला प्लांट आपने 28 फरवरी को आरंभ किया, आज 31 मार्च को दूसरा प्लांट और अब तीसरा प्लांट आते आते जुलाई में आरंभ हो जाएगा। 2026 में 4 प्लांट सेमीकंडक्टर के रेडी हो जाएंगे। 2027 में 2 और प्लांट रेडी होंगे और भारत की पहली फैब धोलेरा में 2028 में रेडी होगी। ये एक ऐसा गौरव का क्षण है कि आपके बताए हुए रास्ते पर देश ने विश्वास किया, दुनिया ने विश्वास किया और आज पूरा इकोसिस्टम भारत में बन रहा है। अब मशीनें, केमिकल्स, गैसेस, टेस्टिंग एबिलिटी और सबसे बड़ी बात जो आज हमारे युवा इंजीनियर तैयार हो रहे हैं, करीब 60,000 युवा इंजीनियर्स ने दुनिया के सबसे स्पेशलाइज्ड डिजाइन के टूल्स, चाहे सिनॉप्सिस हो, कैडेंस हो, उन सब पे ट्रेनिंग ली है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने सिनॉप्सिस, कैडेंस पे ट्रेनिंग ली है? भाई पीछे जो स्टूडेंट्स आए हो, हाथ खड़ा करो, खड़े हो जाओ 2 मिनट। जिन्होंने सिनॉप्सिस, कैडेंस पे ट्रेनिंग ली है, वेरी गुड। अब माननीय प्रधानमंत्री जी, इनकी चिप्स बनाई हुई, इनकी डिजाइन की हुई चिप्स अपने लेबोरेटरी चंडीगढ़ में जो है उसमें बन रही है
और दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं जहां पर इंजीनियरिंग का, बीटेक का, एमटेक का स्टूडेंट बोल सके कि मैंने चिप डिजाइन की, वो चिप मैन्युफैक्चर हुई, मैंने उसको बोर्ड में डाल के टेस्ट किया। ये माननीय प्रधानमंत्री जी आपका विजन है कि आज भारत में 60,000 युवा, 60,000 इंजीनियर दुनिया को चैलेंज करने के लिए तैयार हो गए और ये 315 यूनिवर्सिटी में, देश के कोने कोने में यूनिवर्सिटीज है जहां पर यह तैयारी हुई है। असम के सोनीपतपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनाव प्रचार करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा असम के साथ सौतेला व्यवहार किया है, हमेशा यहां की उपेक्षा की है। साथ ही कहा कि पहले असम में अशांति की बात होती थी, गरीबी और भूखमरी की बात होती थी, अब जमाना बदल गया है। अब अगर असम की बात होती है तो असम के विकास के लिए बात की जाती है। आपने महसूस किया होगा कि कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा इस असम के साथ एक सौतेला व्यवहार किया है, हमेशा यहां की उपेक्षा की है। आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस ने दिल्ली से, अपने दिल से भी और दिमाग से भी लंबे समय से इस असम को दूर कर रखा है। और कांग्रेस के कुशासन के कारण एक समय ऐसा था जब असम के बारे में बात होती थी तो यहां पर उग्रवाद की बात होती थी, इंसर्जेंसी की बात होती थी, असम में अशांति की बात होती थी, लेकिन गरीबी और भूखमरी की बात होती थी। लेकिन बहनों भाइयों, अब जमाना बदल गया है। अब इसकी बात भारत में कहीं नहीं होती है। दुनिया के दूसरे देशों में चले जाइए, अब कोई भूखमरी की बात नहीं करता, बहुत गंभीर गरीबी की भी असम में कोई बात नहीं करता, अब कोई उग्रवाद की भी बात नहीं करता। असम की बात यदि भारत और दुनिया में होती है तो असम के विकास के लिए की जाती है। बहनों भाइयों, यह कर भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया। कांग्रेस की सरकारों के बारे में आप जानते हैं, बॉर्डर एरिया के जो गांव होते थे उनको यह कहते थे यह अंतिम गांव है, यह हमारे देश के अंतिम गांव हैं। लेकिन हम लोगों की सोच देखिए, हम लोगों ने कहा कि बॉर्डर के पास रहने वाले गांव यह हमारे भारत के अंतिम गांव नहीं हो सकते, यह भारत के पहले गांव हैं। मेरे बहनों भाइयों, पहले गांव हैं। इसलिए विकास का जब प्रश्न आता है तो बॉर्डर की सीमा पर रहने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और असम की उपेक्षा का जहां तक प्रश्न है, भारत की आजादी के साथ ही मैं मानता हूं असम की भी उपेक्षा जिन सरकारों ने काम किया आज के 10 साल पहले उन्होंने बराबर की। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 1953 में जब असम की धरती से तेल निकला तो असम वासियों को यह उम्मीद थी कि अब इससे असम में नया रोजगार पैदा होगा, असम धनवान राज्य बन जाएगा। लेकिन मैं कह सकता हूं, दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, कांग्रेस की सरकारों ने असम वासियों के इस हक को मारा है। यहां रिफाइनरी तक नहीं लगने दी। लगातार और संघर्ष के बाद 1961 में जाकर, 1961 में जाकर एक रिफाइनरी मिली। लेकिन बहनों भाइयों, तब तक काफी देर हो चुकी थी। और बहनों भाइयों, असम और नॉर्थ ईस्ट के विकास को नई दिशा और नई ऊर्जा देने का काम पहली बार किसी ने गंभीरता से किया है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल। केरल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने तिरुवनंतपुरम में चुनावी हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी केरलम में कलम खिलाएगी। जिस तरह से हमें यहाँ लोगों का समर्थन मिल रहा है, पिछले 70 वर्षों में एलडीएफ यूडीएफ की जो फिक्सिंग वाली राजनीति चली, उसको अब केरलम की जनता उखाड़ फेंकेगी। हजारीबाग के बड़का गांव में एनटीपीसी की एनएमएल बादल कोयला खनन परियोजना ने सिकरी साइट कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की। इसमें अरुण कुमार सक्सेना और देवाशीष सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। एचओपी अरुण कुमार सक्सेना ने बताया कि जिला प्रशासन की कमेटी की तरफ से सत्यापन के बाद रेतों की भू अर्जन कार्यालय हजारीबाग के माध्यम से मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही परियोजना के तहत सड़क, नाली, सामुदायिक भवन सहित बुनियादी विकास कार्य किए जाएंगे। साथ ही किसानों को स्प्रे पंप और महिला समूहों को टेंट सामग्री वितरित की जाएगी। 10 किलोमीटर की रोड है। ये रोड अंततोगत्वा हो सकता है जेएसडब्ल्यू और अडानी या वो लोग भी इस्तेमाल करें, वो एक अलग इशू है। लेकिन हम लोग उस रोड को बनाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं और उस रोड का भी कार्य चालू हो गया है। थोड़े दिन में वो जो टूटी फूटी रोड है, आपको थोड़े दिन में उस पर काम होता हुआ देखने लगेगा। इस वक्त वो सड़क की क्या स्थिति है आप लोग सब जानते हैं।
बहुत ही विकट स्थिति है, घाटी वगैरह में उसमें चलना मुश्किल है, शायद रात में कोई सेफली उसमें चल नहीं सकता। 2 लेन रोड वहां से बननी है और ये शुरू होगी अपने, हम लोग कहां से शुरू करेंगे, होते हुए पूरी रोड वहां तक जाएगी और उसका कुछ पार्ट हमारे ब्लॉक के पहले से भी आएगा जो कि आपका हरली से वहां तक आएगा। तो ये पूरी डबल लेन रोड एक बनके तैयार होगी। ये आगे चल के कोयले के लिए यूज होगी, परंतु ठीक है अभी तो ये बनेगी तो सबके काम आनी चाहिए। और दूसरा ये है कि मैं एक चीज बताना चाहूँ, जिस दिन ये कोयला परियोजना चालू हो जाएगी सरकार को क्या मिलेगा। रॉयल्टी आप लोग जानते ही है, करीब 500 रुपीज प्रति टन जिस दिन बादाम का कोयला प्रोडक्शन चालू हो जाएगा हम सरकार को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। डीएमएफटी फंड में 150 रुपए प्रति टन कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और जीएसटी जो 18% होता है करीब 570 रुपए प्रति टन हम इस देश के में मतलब हमारा कंट्रीब्यूशन इसमें होगा, जिससे कि विभिन्न परियोजनाएं सरकार जो चलाती है वो चलाए। अब मैं आपको प्रोजेक्ट की इस वक्त जो स्थिति है उसके विषय में बताऊं। हमारे ब्लॉक के अंदर की जो जमीनें हैं, जैसे मान लीजिए प्राइवेट होती है, जीएम लैंड होती है, जंगल की भूमि होती है, मैं इसमें आप लोगों को शेयर करते हुए मुझे हर्ष होता है कि आज से कुछ समय पहले जब हम लोग करीब 1.5 साल पहले जब उन्होंने ज्वाइन किया था, उस वक्त केवल 20% भूमि तक का हम लोगों ने सरकार को पेमेंट किया था और हमारे पास कोई भी भूमि उस वक्त पेपर पे भी नहीं थी। परंतु आज हम सरकार को रैयती भूमि, जो कि आप लोग जानते हैं हम लोग LA एक्ट और RSCT एक्ट के तहत दे रहे हैं, तो उसमें एक तरीके से जो भी रैयतों को पेमेंट होगा DLO डिपार्टमेंट के DLO साहब के थ्रू होता है। हम DLO साहब को पैसा देते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पैसा देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 93% प्राइवेट लैंड का पेमेंट हम लोग सरकार के पास या DC साहब के पास जमा कर चुके हैं, जिसका भुगतान धीरे धीरे चल रहा है। जीएम लैंड अगर हम बात करें 98% पेमेंट हम लोग सरकार को कर चुके हैं। फॉरेस्ट और GMJJ लैंड जिसे बोलते हैं उसका 100% हम कर चुके हैं। तो अगर हम कुल मिला के अपनी जमीन अगर हम देखें तो अगर हमारे पास कुल मिला के 947 एकड़ जो जमीन हमारी विभिन्न प्रकारों की है, उसमें से 915 एकड़ का हम सरकार को पेमेंट कर चुके हैं, यानी कि 96.56%, 96% पेमेंट हम लोग सरकार को कर चुके हैं। ये करने के लिए हमारी टीम जिस तरीके से लगी रही, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो हमें सहयोग मिला, मैं उसके लिए अपनी पूरी टीम का भी धन्यवाद देता हूँ। यह परियोजना बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 2 से जुड़ी रही है। बाद में जब बरौनी थर्मल पावर स्टेशन का स्थानांतरण NTPC लिमिटेड को हुआ, तब दिनांक 2 सितंबर 2019 को यह कोल ब्लॉक NTPC को सौंपा गया और अंततः इसे आगे संचालन के लिए 1 अक्टूबर 2025 से NTPC माइनिंग लिमिटेड को। इस प्रकार ये परियोजना आज NTPC लिमिटेड के अधीन विकसित की जा रही है, NTPC माइनिंग लिमिटेड के अधीन विकसित की जा रही है। इस परियोजना की मुख्य विशेषताएं हैं कि इसकी उत्पादन क्षमता लगभग 3 मिलियन टन प्रति वर्ष है और कुल क्षेत्रफल इस परियोजना का 327 हेक्टेयर है। खनन पद्धति जो इसमें इस्तेमाल होगी वो ओपन कास्ट माइनिंग है। खनन योग्य भंडार लगभग 90.5 मिलियन टन और परियोजना का जीवन काल लगभग 33 वर्ष होगा। भूमि और पुनर्वास से जुड़े विषयों में हम पूरी पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं। रैयतों को भुगतान की प्रक्रिया जारी है और उनकी सुविधा के लिए स्थानीय स्तर पर भी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। हम हर स्तर पर संवाद, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अंत में मैं आप सभी मीडिया मित्रों को का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप समाज तक सही जानकारी पहुँचाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। हमें विश्वास है कि आपके सहयोग से बांदरपुर न केवल औद्योगिक विकास का प्रतीक बनेगा, बल्कि सामाजिक समृद्धि का भी एक उदाहरण बनेगा। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। हुगली में लाइसेंस सर्वेयर्स एसोसिएशन ने पिछले 1 महीने से काम रोककर अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। एसोसिएशन के डायरेक्टर शान मुखा ने कहा कि 6000 से अधिक लाइसेंस्ड
सर्वाइसर सरकारी सर्वाइसर जैसी सुविधाएं नहीं पाते हैं। तो वहीं प्रदर्शन के चलते राज्य भर में 5 लाख से अधिक सर्वे केस पेंडिंग है। एसोसिएशन ने कहा कि अगर सरकार 5 अप्रैल तक उनकी मांगे पूरी नहीं करती तो 10 अप्रैल को सर्विसेस डे काला दिन मनाया जाएगा। ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸರ್ವೇಯರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮದು ಬೇಡಿಕೆ ಎರಡೇ ಸರ್. ಸುಮಾರು 23 ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನಾದರೂ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಒಂದು, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಅಥವಾ ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಭೂದಾಸ 88 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫೈಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ, ಅದರಡಿ ಕಾಯಂ ಮಾತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಲವಾರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿದ್ದಾಗ CM ಸಾಹೇಬರು ನಮಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಅವರೇ 2 ಟರ್ಮಿಂದ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. RM ಅವ್ರದ್ದು ನಾವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಮಿಷನರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ 2-3 ಸರಿ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಲಿ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು, ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಇವಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಯಂ ಮಾತಿ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಬಂತವ್ರು ನೀವು ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ 11 ಲಕ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸರ್ವೇರ್ಗೆ 2012 ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಬಟ್ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಸರ್ವೇರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸರ್ವೇರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ 1 ಆದಾಯ 25 ರಿಂದ 35 ಕೋಟಿ 40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸರ್ವೇರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಥ್ರೋಟ್ 6,000 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 10 ರಿಂದ 15-16 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲೇ ದುಡ್ಡು ಉಳಿತಲ್ಲ, ತಗೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಯಾರಾದರೂ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸರ್ವೇರ್ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಾವು ಕಡ್ದು ಸತ್ತರೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಸತ್ತರೆ ಅವ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಆಶ್ರಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 1 ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸರ್ವೇರ್ಗಳೇ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೊಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಇಡಬೇಕು. ಪ್ರಸಂಗ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ 6,000 ಜನ ಇದೀವಿ ಸರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್. ಸರ್ಕಾರ ಅದೇ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸರ್. 1 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಸರ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ. ಇವತ್ತು 6 ಲಕ್ಷ ಅರ್ಜಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಥ್ರೋಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ 5 ಲಕ್ಷ ಅರ್ಜಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದಾವೆ. ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಸರ್ ನಮ್ಮ ನಿಲುವು ಈಗ ಕಂದಾಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಭೇಟಿಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕಂದಾಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನಾದ್ರು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಸರ್. ಹೋದ ವರ್ಷ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಸರ್ವೆ ಡೇ ನಡೆದಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯಂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಈಗ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂದ್ ಸರ್, 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರೊಂದು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಫೈಲ್ ಇದೆ. 1 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಒಬ್ಬ CM ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೈಲ್ನ ನಮ್ಮ ಆಯುಕ್ತರು ಕಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ವರ್ಗಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಆ ಫೈಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ವಾ ನಾವು 5ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ನೋಡಿ, 5ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಉಗ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಸರ್ವೆ ಡೇ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಸಹ ಸರ್ವೆ ಡೇಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಮಾಪನ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸರ್ವೇರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಚರಣೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅವತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. षणमुख। हुबली में गर्मी की शुरुआत के साथ ही शहर में पानी की किल्लत गहराने लगी है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 55 के लोगों ने पेयजल आपूर्ति नहीं होने से नाराज होकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत आने वाले अधिकारियों की शरारत की वजह से शहर के लोग पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस लापरवाही के चलते करीब 20 दिनों से पानी सप्लाई ठप है। शिकायत के बावजूद समाधान नहीं होने पर लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। तो वहीं नागरिकों ने म्युनिसिपल प्रशासन से जल्द पानी आपूर्ति बहाल करने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। अर्जेंट ಹೇಳಬೇಕಕ್ಕ, ನೀವು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಂದಿ ಪೂರಾ ರೋಡ ಬಂದು ನಾನು ಮಂದಿ ಪೂರಾ ಕರೆಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅದ ಒಳಗಿನ ನಮ್ಮ ಮಂದಿ ಕರೆಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನೀಗ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಗೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ರೈಟ್ ಗೀಟ್ ಹೊಡೆದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಂದಿ ಕರ್ಕೋತೀನಿ. ಅವ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ತಾಸಾಗ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾನ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಮನ್ಯಾಗ ತಾಯಿ ಹಣಿಗೂ ನೀರಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕುಡಿಯಾಗ ನೀರಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ನನ್ನ ಮನ್ಯಾಗ ಇಂಥ ಒಂದು ಆಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಅದೀವಿ. LNT ಸಲಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ದಾಗ ಪರಿಹಾರ ತಗೋರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಿತ್ ಹಾಕ್ರಿ ಇವ್ರಿಗೆ, LNTದವ್ರಿಗೆ ಹಳೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು 5 ರೂಪಾಯಿ ನೀರು ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಂಥವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಇದೆ ಇಡೀ ಹುಬ್ಳಿದೊಳಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಕ್ಕ ಸಿಡ್ದಾಗ ಮಂದಿ ಏನಾರು ಮಾತಾಡೋ ಹೋಗಿ ಏನಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಬೇರೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು.
ದಯವಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಕಳ್ಸಕ್ಕ. 5 ದಿವಸ ಆತ್ರಿ ಇನ್ನು ಮಟ ನೀರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಹಚ್ಕೊಂಡೇವಿ. ಬೋರ್ ಬಂದಾಗ್ಲಿಕತ್ತದ ಈಗ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೀರು ಬರುವಲ್ತು, ಸಣ್ಣಾಗಿ ಬರ್ತದ. ಹೆಂಗ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಒಂದ್ ಲೈನಿಗೆ ಬರ್ತದ, ಒಂದ್ ಲೈನಿಗೆ ನೀರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗ ಆಗ್ತದ? ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ತೋರಿಸೋರು ನಮಗ? ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ರಿ, ನೀವು ಓಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಮಗ ಅಂತಾರ. ಯಾರ್ರಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಕಾಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ? ಯಜ್ಮಾಲ್ ನವರು ಬರ್ತಾರಾ? ಈಗ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ಏನನ್ನ 20 ದಿವಸ ಸಣ್ಣ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ರಿ ಸರ್, ಬಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ. 1 ತಾಸಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡಪ್ಪ, ಅವ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ಬ್ಯಾಸಗಿ ದಿನ ಮಂದಿ ಹೆಂಗ್ ನೀರ್ ಕುಡಿತಾರ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಅವ್ರ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆರಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ. ಅವ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಡವ್ ಸಾಯಿದು 24 ತಾಸು ಬಿಡೋರಿ. 24 ತಾಸು ಇಲ್ಲ, 1 ತಾಸು ಇಲ್ರಿ. 24 ತಾಸು ಎಲ್ಲಿ ತರ್ತೀರಿ? ಇದು ಬರ್ಲಾರ್ದ 20 ದಿವಸ ಆತ್ರಿ, ಇನ್ನು ಮಟ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ರಿ, ಇನ್ನೂ ಮಟನೂ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಬಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರ? ಕೈ ಮುಗಿದು ಕಾಲ್ ಮುಗಿದು ಮುಖಂಡ ಬಂದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುದು. ಮಂದ್ ಹೊಳಗೆ ಸಲಹೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟ ಯಾರು ಬಂದು ಇನ್ನು ಮಟ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಬಂದಿರ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನೀವು ರೋಡ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹೌದ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ? ನೀರಿಲ್ದ ನನ್ನ ಬೋರ್ ನೀರು ಕುಡ್ದು ಏನ್ ಆತಂದ್ರ ನೀರೇನ್ ದವಾಖಾನೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರನ್ರಿ ನಮಗ? ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗ್ಯದ್ರಿ ನೀರು ಕುಡ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಕಷ್ಟ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ. ಒಂದ್ ದಿನ ಸಾವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರು ದುಡಿಯಾಕ ಹೋಗುದಿರ್ತೈತಿ, ಮಾಡಕ್ ಹೋಗುದಿರ್ತೈತಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಮ್ಮ? ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ದೇವಕ್ಕರಿ. ಹೇಳಿ 25 ಗಂಟೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ರಿ, ಹೆಂಗ್ ಬದುಕ್ಬೇಕು ಜನಗಳ? ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನೋ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೀಗ ಅವ್ರು ಏನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್? अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।